गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल, थर्मो मीन्स हीट और केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन बोल रहा है तो हम क्या करते थे 10th क्लास के अंदर कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते थे सबसे पहले, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते थे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ उसके हीट का इवोल्यूशन या हीट का एब्जॉर्प्शन दिखा दे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मींस इक्वेशन तो वही है हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन थी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ साथ हम क्या दिखा दें कि कितने अमाउंट में हमारे पास हीट रिलीज हो रही है या कितने अमाउंट में हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई, हीट करवाया तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया भाई, बर्न करवाया गया तो CO2 गैस के अंदर। साथ में क्या हुआ, इतने अमाउंट में हीट रिलीज हुई। नेगेटिव सिंबल मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मींस इस रिएक्शन के दौरान इतने अमाउंट में हीट रिलीज हुई। अगर हम साथ में क्या कर देते हैं, इसको दिखा देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, कंप्लीट इक्वेशन क्या कहलाती है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ O2 गिव राइज टू CO2। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पर भी डेल्टा ऑफ H इज इक्वल टू -283.0 किलो जूल पर मोल। मींस यहाँ पर भी हमारे पास जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड कंबस्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन देयर विल बी रिलीज द एनर्जी। मींस ये आप क्या कह सकते हो, एंथैल्पी हमारे पास उसके अंदर से रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो नेगेटिव सिंबल। लेकिन देखो रिएक्शन उल्टी करें, रिवर्स कर दी, इट मींस अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो डिसोसिएट हो रही है किसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाफ ऑफ O2। मींस कार्बन डाइऑक्साइड थी, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर डिसोसिएट हो। पहले क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस दौरान क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होने के लिए क्या करेगी, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगी। मींस कार्बन डाइऑक्साइड को हम हीट देंगे तब जाकर ये डिसोसिएट होगी किसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर हम क्या दिखा दें कि हमारे पास किस अमाउंट में हीट रिलीज या किस अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो साथ में दिखा देते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास हेस लॉ। क्या आता है, हेस लॉ। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ टोटल एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल एंथैल्पी चेंज होती है वो किसके इक्वल होती है भाई, इफ इन एनी केस मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन एक स्टेप पे ना होकर सर्वल स्टेप्स के अंदर हो रही है, मतलब कि बहुत सारे स्टेप्स के अंदर हो रही है, तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, मान लो मेरे पास कोई रिएक्टेंट A है, A से B में कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंजमेंट आएगी, क्या आएगी, जो एंथैल्पी चेंजमेंट आएगी वो किसके इक्वल होगी भाई, अगर वो रिएक्शन मान लो कि यहाँ से C में गई पहले और C से D में गई और फिर D से B में गई, तो देखो जब A से C में आई तो उसने हमारे पास यहाँ पर एंथैल्पी चेंजमेंट क्या आया, फर्स्ट चेंज इन द एंथैल्पी। C से D में गई तो मैं मान लेती हूँ ये एंथैल्पी चेंजमेंट है। जब क्या हुआ, D से B में गया तब हमारे पास क्या एंथैल्पी में चेंजमेंट आया, डेल्टा ऑफ 3 या डेल्टा ऑफ H3 बोल सकते हो, डेल्टा ऑफ H3 लिख लो। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो टोटल एंथैल्पी चेंजमेंट आया है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A इनटू B, जब A B के अंदर कन्वर्ट हो रहा था तो टोटल एंथैल्पी में जो चेंजमेंट आया वो किसके इक्वल होता है भाई, अगर हमारे पास कोई रिएक्शंस मैनी स्टेप्स के अंदर भी हो रही है तो हमारे पास उन सब का सम किसके इक्वल आएगा, डेल्टा ऑफ H। मींस डायरेक्ट जो हमने देखा कि यहाँ पर एंथैल्पी चेंज इतनी हो रही है, लेकिन यहाँ कहता है कि भाई अब हमारे पास कोई रिएक्शन एक स्टेप में ना होकर वो क्या होती है, मैनी स्टेप्स के अंदर होती है, तब भी क्या कहता है कि जो ये एंथैल्पी चेंजमेंट आया है डेल्टा ऑफ R
H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ 1 H प्लस डेल्टा ऑफ 2 H मीन सेकंड स्टेप के लिए डेल्टा ऑफ H। मान लो 3 स्टेप्स में होके जा रहा है, यहाँ पर ये एंथैल्पी चेंजमेंट आया, A से C जाने में, C से D जाने में ये, और D से B जाने में ये। तो जो टोटल एंथैल्पी चेंजमेंट आया है वो किसके इक्वल होगा भाई, वो जो डायरेक्ट चेंजमेंट के दौरान एंथैल्पी में चेंजमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसके अकॉर्डिंग टू हेज लॉ कि टोटल एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल से देखते हैं, हमें बनाना है कि क्वेश्चन ये बोल दिया गया कि कार्बन ग्रेफाइट से हमारे पास क्या आना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन किसकी फॉर्म में था, ग्रेफाइट की फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्म। अब क्या आना चाहिए, हाफ ऑफ O2 कर दूं तो क्या आना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये डायरेक्ट ये नहीं बता रहा कि यहाँ पर देखो किसी भी इक्वेशन में कि डायरेक्ट कार्बन से हम क्या करवा दें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर कर। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट को देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन ग्रेफाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंजमेंट कितना है, -393.5। अब क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑफ O2 की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, इतने अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रहा है। बट अब देखो हमें लेफ्ट में तो क्या चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन, और राइट में क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देती हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड चेंजेस इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस इनटू द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाफ ऑफ O2। ऐसा क्यों किया, सो दैट ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी और ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है। सो दैट इफ वी कंबाइन द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप, अगर हम क्या करें, फर्स्ट और थर्ड स्टेप को ऐड करते हैं तभी हमारे पास पॉसिबल है कि भी राइट में कौन आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन ग्रेफाइट और O2 की लेफ्ट साइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड की राइट में। तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा था, राइट में मुझे CO2, लेकिन यहाँ पर चाहिए क्या मुझे, CO। तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो देखो बेटा, पहले डेल्टा ऑफ H क्या थी, नेगेटिव थी, अब डेल्टा ऑफ H क्या है, पॉजिटिव। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, क्या कर दूं, फर्स्ट कार्बन लेफ्ट वाले ऐड होंगे और राइट वाले, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, या आप क्या कह सकते हो, सॉलिड फॉर्म, प्लस O2। अब यहां से देखो हमारे पास क्या है, प्लस CO2 गिव राइज टू। अब देखो राइट वाले क्या है, CO2 प्लस CO। अब इन दोनों को ऐड किया है तो एंथैल्पी जो चेंजमेंट है उन दोनों को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन डेल्टा ऑफ H इज इक्वल टू -393.5 किलोजूल पर मोल प्लस 283.0 किलोजूल पर मोल। यूनिट सेम होनी चाहिए अभी। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, -011। टोटल एंथैल्पी चेंजमेंट हमारे पास कितना आया, ये। लेकिन किसके लिए आया भाई, यहाँ पर CO2 है, यहाँ से CO2 कैंसिल आउट। अब हमारे पास यहाँ पर देखो ये C प्लस O2 गिव राइज, यहाँ पर क्या बेटा, CO प्लस हाफ ऑफ O2। ये हाफ ऑफ O2 इधर आ जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये नीचे से साफ साफ आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ CO2 O2, हाफ ऑफ O2 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा कार्बन प्लस O2 माइनस हाफ ऑफ O2 गिव राइज टू CO। अब देखो हाफ ऑफ O2 कार्बन क्या आ गया, कार्बन प्लस हाफ ऑफ O2 गिव राइज टू CO। और हमें रिक्वायर्ड भी किसी की यही तो था कि कार्बन प्लस हाफ ऑफ O2 कंबाइन करें और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भाई यहाँ पर हमारे पास टोटल एंथैल्पी चेंजमेंट किसके इक्वल आएगा, -110.5 किलोजूल पर मोल। ये तो हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे हो रहा था कि पहले क्या हुआ, कार्बन ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हुआ तो इतने अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हुआ। तो फर्स्ट स्टेप से हम सेकंड स्टेप में गए, सेकंड से फिर दोनों को कंबाइन करके हम किस में गए हैं, थर्ड स्टेप के अंदर। लेकिन कहता है अगर मैं डायरेक्ट देखता हूं कि
क्या, कि कार्बन ग्रेफाइट यानी कि इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रिएक्ट विद हाफ ऑफ O2 गिव राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, देन द एंथैल्पी चेंजमेंट इज इक्वल टू -110.5 किलो जूल पर मोल। तो देखो भाई वही है हमारे पास, चाहे मैं स्टेप बाय स्टेप करके गए, चाहे हमारे पास डायरेक्ट किया, तो एंथैल्पी चेंजमेंट क्या है, वही तो आ गया। तो हेसला ने भी तो क्या कहा था कि हमारे पास अगर कोई ए बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर जो एंथैल्पी के अंदर चेंजमेंट आएगा वो सेम इसके इक्वल होगा इफ इन एनी केस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द मेनी स्टेप, then the energy change during this step should be sum up। तो सम अप कर दो उनका, सम अप होना चाहिए उनका, तो सम अप कर देंगे तो वो टोटल किसके इक्वल आ जाएगा जब हमने डायरेक्ट चेंजमेंट किया। तो ये हमारे पास क्या था भाई, हेसला। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंथैल्पी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। भाई डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन में कैसे हो सकता है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अगर किसी सब्सटेंस को जलाओगे तो वो एंथैल्पी हमारे पास क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और कोई भी हाइड्रोकार्बन है भाई, देखो हाइड्रोकार्बन क्या, कोई भी सब्सटेंस है, जब भी जलेगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। किसकी प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन। और आपको पता है जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलता है तो वो हमेशा क्या करेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट को लिबरेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, लेट मी टेक द हाइड्रोकार्बन, मैंने ले लिया एल्केन मींस कौन, ब्यूटेन, C4H10। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ये बर्न करेगा तो हमें ये पता भाई ये CO2 प्लस H2O प्लस साथ में एनर्जी लिबरेट करेगा, मींस हीट लिबरेट करेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसको बैलेंस करना। कार्बन 4 है भाई, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कार्बन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 10 है, तो ये भी कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 5 2 10। अब उसके बाद देखो कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई भाई, 4 2 8 ऑक्सीजन प्लस 5 ऑक्सीजन, तो टोटल 30। ऑक्सीजन टोटल कितने, 30, बट यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, 13/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 13/2 इंटू 2, तो हो गई ऑक्सीजन 30। तो हो गई, सबसे पहला काम क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखने का। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इस दौरान जो भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है भाई, निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो किससे दिखाते हैं हम, डेल्टा ऑफ H नेगेटिव से। ये 2688.0 समथिंग आती है भाई किलो जूल पर मोल। तो इस दौरान क्योंकि जब भी कोई चीज कंबस्ट करेगी सबसे पहले कितना कंबस्ट करवाना है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, क्योंकि अब हमारे पास ये क्या है, ब्यूटेन है, कितने मोल, 1 मोल। 1 मोल ऑफ ब्यूटेन को, या आप क्या कह सकते हो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बर्न करने के दौरान कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, वो क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट आती है भाई हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी। क्या आती है, बॉन्ड एंथैल्पी। सेम केस देखो बेटा कि किसी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए कितने अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल। अब आपको पता है सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है। अब हमें ये बताओ सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, अब हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी एज कंपेरिजन टू डबल, क्योंकि डबल शॉर्ट भी हो जाता है। सेकंड कि भाई एक तो था ही था सिंगल बॉन्ड, साथ में एक और बॉन्ड भी आ गया,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को देना पड़ेगा। नेक्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ और भी शॉर्टर, उसके बाद 3 बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेज। तो किसी भी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, बॉन्ड एंथैल्पी। या आप क्या कहोगे, किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। बट क्या कहता है कि व्हेन two atoms, two ions are combined with each other to form a bond, then how much amount of energy is released? भाई कितने अमाउंट में एनर्जी, जितने ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये दोनों केसेस समझ आ गए कि हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी, कि बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट इज द एटमाइजेशन? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। भाई देखो, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल, इफ इन एनी केस वी टॉक अबाउट द CH4। अब यहां पर CH4 को मैं कैसे लिख सकती हूं, CH4। कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है बेटा यहां पर, 1 2 3 और 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएटेड। अब क्या कहता है, अब मुझे इंडिविजुअल बॉन्ड, देखो CH बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी इसको होगी, इतनी इसको होगी और इतनी इसको होगी। अब क्या है कि हमें एक एक बॉन्ड को, सब बॉन्ड को क्या करना है, डिसोसिएट कर देना है। क्या करने के लिए, इंडिविजुअल एटम बनाने के लिए। तो क्या कहेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट ए मॉलिक्यूल इनटू इट्स एटम, कि एटम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को जितने अमाउंट में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब अगर आपको 1CH बॉन्ड की एंथैल्पी का पता है, 1CH बॉन्ड के डिसोसिएशन की एंथैल्पी का पता है, क्योंकि 1CH है तो कार्बन अलग और हाइड्रोजन अलग। तो आप क्या कर सकते हो, CH4 के लिए 4 टाइम्स से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके यानी कि जो भी एनर्जी आपको यहाँ पर मिलेगी तो उसका क्या कर सकते हो, 4 टाइम्स। तो वो क्या कहलाएगी, टोटल हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मींस एक मॉलिक्यूल को उसके एटम्स के अंदर, इंडिविजुअल एटम्स के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए हमें कितने अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है? तो ये थे भाई आप लोगों के क्या, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट है थोड़ा सा अलग सा है इससे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है।